Hello everyone and welcome to my YouTube channel Let's Learn Commerce. Today we are talking about on the topic of financial statements of not for profit organizations. लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं के वित्तीय विवरण। अब ये लाभ न कमाने वाली संस्थाएं कौन सी होती हैं? लाभ न कमाने वाली संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य समाज और अपने सदस्यों की सेवा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन संस्थाओं के अंडर आते हैं क्लब, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। जो ये क्लब होते हैं वो खेल और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करते हैं और हॉस्पिटल इलाज से रिलेटेड सुविधाएं प्रदान करते हैं। जो ये संस्थाएं होती हैं इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, तो ये व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता नहीं बनाती, परंतु सभी संस्थाओं के लिए खाते बनाना ज़रूरी होता है, तो ये आय व्यय खाता बनाती है अपने लिए, जिससे कि ये अपने खर्चों और आय के बारे में जान सके। और ये साल के एंड में एक बैलेंस शीट भी बनाती है जिससे कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी जान सके। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। नंबर 1, मुख्य उद्देश्य सेवा। जो ये संस्थाएं होती है वो समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल आदि सेवाएं प्रदान करती है। या तो ये संस्थाएं उनको बिल्कुल फ्री प्रदान करती है या फिर कुछ कॉस्ट लेकर प्रदान करती है। नंबर 2, प्रारूप। जो ये संस्थाएं होती है चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी के रूप में स्थापित की जाती है और इनमें दान देने वाले को कहा जाता है सदस्य। नंबर 3, पृथक अस्तित्व। जो ये लाभ न कमाने वाली संस्थाएं होती है इनका अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। मीन्स जो कोई नया सदस्य आए या फिर कोई सदस्य दिवालिया हो जाए या फिर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही चलती रहेगी। नंबर 4, निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रबंध। मीन्स इन संस्थाओं का जो प्रबंध होता है वो कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है और जिनका चुनाव इनके सदस्यों द्वारा किया जाता है। नंबर 5, आय के मुख्य साधन। अब इसके मेन सोर्स क्या होते हैं इनकम के? इन संस्थाओं के आय के मुख्य साधन होते हैं सदस्यों द्वारा प्राप्त चंदा हो गया एक दान, सरकार द्वारा ग्रांट भी इनको मिल जाता है। नंबर 6, लेखे। इन संस्थाओं द्वारा भी खाते बनाए जाते हैं जिससे कि कानून की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और फंड के यूज़ पर कंट्रोल किया जा सके। नंबर 7, लेखों का प्रारूप। ये संस्थाएं होती है जो प्रत्येक लेखांकन अवधि के अंत में वित्तीय विवरण बनाती है, जो कि प्राप्ति और भुगतान खाते, आय एवं व्यय खाते और स्थिति विवरण के रूप में बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के प्रकार के बारे में। नंबर 1, प्राप्ति और भुगतान खाता। नंबर 2, आय और व्यय खाता। नंबर 3, स्थिति विवरण। नंबर 1, प्राप्ति और भुगतान खाता क्या होता है? प्राप्ति और भुगतान खाता वह खाता होता है जो पूरे साल की कैश बुक का एक छोटा रूप होता है। यह वर्ष के एंड में कैश बुक से ही तैयार किया जाता है। अब ये कैश बुक क्या होती है? मीन्स जो नगद प्राप्ति और नगद भुगतानों के आधार पर तैयार की जाती है और यह डेली तैयार की जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड खाते के बारे में, आय और व्यय खाते के बारे में। ये क्या होता है? यह खाता बिल्कुल लाभ हानि खाते के समान होता है जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं बनाती है और साल के एंड में यह जानने के लिए बनाया जाता है कि करंट खर्चे करंट आय के कंपेयर में कम हुए या अधिक। मीन्स यह अधिक्य या कमी को प्रकट करता है। अब ये अधिक्य या कमी क्या होती है? मीन्स अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से अधिक हो तो आय का व्यय पर अधिक्य होगा और इसके अपोजिट अगर डेबिट साइड अधिक हो तो व्यय का आय पर अधिक्य कहलाता है। अब हम बात करते हैं स्थिति विवरण के बारे में। स्थिति विवरण मीन्स लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती है जो
वो इसे बनाती है, और लाभ न कमाने वाली संस्थाएं होती है वो भी इसे बनाती है। क्यों बनाती है? वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन या बैलेंस को जानने के लिए बनाती हैं, और इसमें लायबिलिटीज़ और एसेट को लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं लाभ न कमाने वाली संस्थाओं से संबंधित कुछ विशेष मदे। नंबर 1, चंदा या अभिदान। चंदा क्या होता है? यह लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की इनकम का मेन सोर्स होता है। नंबर 2, आजीवन सदस्यता शुल्क। ये क्या होता है? जो कुछ सदस्य होते हैं वो हर साल चंदा देने की बजाय एक बार में देकर संस्था के आजीवन मेंबर बन जाते हैं, जीवन भर के मेंबर बन जाते हैं, और इनसे जो राशि मिलती है उसे आजीवन सदस्यता शुल्क कहा जाता है। और इसे हम पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं क्योंकि ये एक ही बार प्राप्त होती है, और इसे बैलेंस शीट में या कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है। अब हम बात करते हैं समर्पित निधि के बारे में। ये क्या होती है समर्पित निधि? यह एक ऐसा फंड है जो किसी वसीयत या उपहार के कारण क्रिएट होता है और जिसके किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए ही यूज किया जाता है। नंबर 4, प्रवेश शुल्क। ये क्या होता है? प्रवेश शुल्क मीन्स एंट्रेंस फीस, जिसको हम बोल सकते हैं एडमिशन फीस। यह शुल्क मेंबर के आने से प्राप्त होता है। कुछ व्यक्ति इसे पूंजीगत इनकम मानते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि यह एक सदस्य से केवल एक ही बार मिलता है, लेकिन दूसरे सदस्य मानते हैं कि संस्था में नए नए व्यक्ति आते रहते हैं और इस तरह से हर साल नियमित रूप से इनकम मिलती रहती है, तो इसे आयगत मानना चाहिए। अब हम बात करते हैं दान के बारे में। दान जो होता है जो अन्य व्यक्ति और अन्य संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है। अब दान भी 2 प्रकार का होता है, विशेष दान, सामान्य दान। विशेष दान क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी दान को किसी विशेष उद्देश्य के लिए देता है और वो कहता है कि ये दान उसी कार्य में लगना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भवन के लिए दिया गया दान, तैरने के तालाब के लिए दिया गया दान इत्यादि। सामान्य दान क्या होता है? जो सामान्य दान होता है वो 2 प्रकार का होता है, छोटी राशि का सामान्य दान, बड़ी राशि का सामान्य दान। जो बड़ी राशि का सामान्य दान होता है वो कभी कभी मिलता है, मीन्स उसकी बार बार मिलने की संभावना नहीं होती, तो उसे पूंजीगत माना जाता है। और छोटी राशि का सामान्य दान है जो हर वर्ष मिलता रहता है, तो इसे आयगत माना जाता है। अब हम बात करते हैं वसीयतनामे के अंतर्गत प्राप्त राशि के बारे में। यह भी आय होती है जो संस्था की नियमित आय नहीं होती, तो इसे भी पूंजीगत माना जाता है। नंबर 7, व्यावसायिक शुल्क का भुगतान। ये क्या होता है व्यावसायिक शुल्क का भुगतान? जो व्यक्ति संस्था का वेतन प्राप्त कर्मचारी नहीं है, मीन्स जो संस्था का कर्मचारी नहीं है, उसे किया गया भुगतान व्यावसायिक शुल्क कहलाता है, और इसे भी आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 8, पुरानी संपत्ति की बिक्री के बारे में। जो ये आय व्यय खाता होता है वो संपत्ति के बेचने से जो लाभ या हानि होता है सिर्फ उसे ही लिखता है। जैसे कि मान लो 50,000 का कुल फर्नीचर है हमारे पास, जिसमें से 10,000 का फर्नीचर हमने 4,000 में बेच दिया, तो हमें 6,000 की हानि हुई, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? आय व्यय खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे, और बैलेंस शीट में हम लिखेंगे संपत्ति में, संपत्ति साइड। जैसे 50,000 का हमारा फर्नीचर था, 10,000 का फर्नीचर था जो हमने 4,000 में बेच दिया था, तो 50,000 से हम 10,000 माइनस करेंगे और निकलेगा 40,000, तो उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आगे के टॉपिक्स की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे
और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।